ग्रुप अपने पिंडां दे विच घुमे और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ जैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ और फिर ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो 3 T's टेस्ट ट्रेस एंड ट्रीट ये चीज़ां अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका दमदार समाचार लगातार में। खबरों का रुख कर लेते हैं। कोरोना महामारी के दौरान लगातार दूसरे साल सरकार ने खरीफ की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है। कैबिनेट की बैठक में खरीफ फसलों की नई एमएसपी को मंजूरी दे दी गई है। पिछले साल 1 जून को 14 खरीफ फसलों को मंजूरी दी गई थी और इसकी एमएसपी बढ़ाई गई थी। 2020-21 में धान के एमएसपी को 1815 से बढ़ाकर 1868 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया था। बाजार पर एमएसपी बढ़ाकर 2150 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2250 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया था। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि विगत 7 साल में किसान के पक्ष में बड़े निर्णय हुए हैं ताकि किसानों की आमदनी बढ़ सके और उनके खुशहाली आ सके। तो इसके अलावा कृषि मंत्री ने प्रेस वार्ता में किसान आंदोलन पर भी बात की। की सरकार की प्रतिबद्धता किसानों के साथ थी, है और आने वाले कल में रहेगी। गत 7 वर्षों में किसान की आमदनी को बढ़ाने के लिए, खेती को समृद्ध करने के लिए जो निर्णय मोदी सरकार ने किए हैं वो अपने आप में अभूतपूर्व हैं, ऐतिहासिक हैं। उसका खंडन कोई भी करने की स्थिति में नहीं है। कृषि कानून देश की सभी राजनीतिक पार्टियां लाना चाहती थीं, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाए। मोदी सरकार ने किसानों के हित में ये बड़ा कदम उठाया और रिफॉर्म किया। तो भारत की स्वदेशी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने एक हालिया स्टडी पर सवाल उठाया है। दरअसल इस स्टडी में कहा गया है कि कोवैक्सीन की तुलना में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन ज्यादा एंटीबॉडी बनाती है। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का भारत में ट्रायल सीरम इंस्टीट्यूट ने किया है और वो इसे कोविशील्ड के नाम से बेच रहा है। अब भारत बायोटेक ने कहा है कि इस स्टडी में कोई तरह की कमी आई है और कोवैक्सीन की आईसीएमआर और भारत बायोटेक ने मिलकर बनाया है। भारत बायोटेक ने कहा है कि इस स्टडी का पीआर रिव्यू नहीं हुआ है और न ही सांख्यिकी वैज्ञानिक पैमाने पर सही बैठती है। यह स्टडी CTRI की वेबसाइट पर रजिस्टर नहीं है और न ही CDSCO और SEC द्वारा अप्रूव है। भारत बायोटेक ने कहा कि यह समझना बेहद जरूरी है कि फेज 3 का ट्रायल डेटा पहले CDSCO के पास भेजा जाएगा और इसके पीयर रिव्यू जर्नल में इस पर स्टडी की प्रकाशित होगी। कोवैक्सीन के फेज 3 ट्रायल का पूरा डेटा जुलाई महीने तक सार्वजनिक कर दिया जाएगा। एक बार जब पूरा डेटा सामने आ जाएगा तब भारत बायोटेक फुल लाइसेंस के लिए अप्लाई करेगा। एसपी नेता अनुराग भदौरिया ने कोरोना समेत कई मुद्दों पर अपनी राय दी है। उन्होंने कहा है कि हमें कोरोना पर अब ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर खतरनाक हो सकती है। साथ ही उन्होंने किसानों के मुद्दे पर भी केंद्र की मोदी की सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार खुद को किसान हितैषी बताती है और दूसरी तरफ उनसे बात नहीं करना चाहती। ये उनका दोगला चेहरा है। इस दौरान उन्होंने आगरा मुद्दे को भी निष्पक्ष जांच की मांग की है। देखिए, कोविड के केसेस लगातार कम हो रहे हैं। इसका मतलब लहर सेकेंड वेव कमजोर पड़ रही है, जा रही है। तो अब हमें ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। ज़्यादा लोगों को आपस में एक दूसरे के साथ दूरी बना के रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम सतर्क रहेंगे उतना ही ज़्यादा हम फ्यूचर में इस पर कंट्रोल पा पाएंगे। वरना अगर दोबारा से मैंने कहते हैं तीसरी अगर वेव आ गई तो बड़ा मुश्किल होगा। देखिए, सरकार किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है। किसान परेशान है, लगातार वो धरने पे बैठा हुआ है। किसानी की मौतें भी हो रही हैं। अगर किसान करे तो करे क्या, इसलिए सरकार के खिलाफ वो अपनी मोर्चाबंदी करने में लगे हैं। सरकार उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। तो किसान को लगता है कि शायद अगर हम सबसे मिलेंगे, सब लोग मिलकर उनकी बात अगर करेंगे तो शायद उनकी समस्या का समाधान हो जाए। इसलिए किसान सबसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। कमाल की बात करती है केंद्र की सरकार
मिलने को तैयार है लेकिन बिल पे बात नहीं करेंगे, तो मिल के क्या करेंगे ये बता दीजिए भाई। उसीलिए तो वो धरने में बैठेंगे, हमारा बिल वापस ले लो, ये बिल की वजह से हम परेशान हैं और हमारी ज़िंदगी तबाह हो रही है। अब उसी पे आप बात नहीं करना चाहते तो फिर बात क्या करना चाहते हो? आप तो कह रहे थे कि एक फ़ोन कॉल दूरी पे है, समस्या का समाधान हो जाएगा। कमाल की सरकार है, समस्या का समाधान नहीं करना चाहिए। मेरा तो मानना है कि इसकी निष्पक्ष उच्च स्तरीय इंक्वायरी होनी चाहिए और इस इंक्वायरी में जो दोषी पाया जाए उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। मौसम के सितम से दिल्ली वाले परेशान हैं। यहां का तापमान इस सीजन का चरम पर स्तर पर पहुंच गया है। बुधवार को दिल्ली के नजफगढ़ में पारा 43 डिग्री को पार कर गया है। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के इलाकों में अभी अगले 2 दिनों तक धूल भरी हवाओं के साथ गर्मी अपना तेवर दिखाती नजर आ रह सकती है और राहत की बात इतनी है कि हफ्ते के अंत तक राजधानी में मौसम करवट ले सकता है और दिल्ली वालों को बारिश की बूंदों के साथ गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने ऐसी संभावना जताई है। दिल्ली में बुधवार को इस साल का सर्वाधिक 31.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। वहीं मंगलवार को राजधानी में अधिकतम तापमान 41.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो इस मौसम में औसत तापमान से 1 डिग्री अधिक है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि वीकेंड पर दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है। आईएमडी के क्षेत्रीय निदेशक कुलदीप श्रीवास्तव ने मुताबिक राजस्थान की ओर से धूल भरी हवाएं आ रही हैं और इनके शुक्रवार तक जारी रहने का अनुमान है। लेकिन बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव का क्षेत्र दिल्ली वालों को राहत दे सकता है और इसकी वजह से वीकेंड में राष्ट्रीय राजधानी में बारिश की हो सकती है, जिससे तापमान और प्रदूषण के स्तर दोनों में कमी की संभावना जताई जा रही है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आज मानसून पहुंच गया है। सुबह से यहां बारिश हो रही है। जोरदार बारिश से ठाणे समेत कई शहरों में सड़कें पानी से लबालब भर गई हैं। भारी बारिश के पानी में रेलवे ट्रैक डूब गया है। सायन स्टेशन पर तालाब जैसा नजारा है। पानी में पटरियां डूबने से ट्रेनों की आवाजाही में मुश्किल है। ऐसे में लोकल रेलवे सेवा को बंद कर दिया गया है। वहीं मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर भी बारिश का पानी भरने से सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार और जाम लग गया। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में अगले 5 दिन के लिए अलर्ट जारी किया है। यहाँ से मेरे को जाना है भांडू और आप तो देख रहे हैं जो पीछे जो हाल है ट्रेन का, तो अभी आप सोचिए मैं जाऊँ कैसे। मेरे घर पे आई एम वर्किंग इन हिंदुजा हॉस्पिटल, सो वी आर हेल्थ वर्कर्स। मेरी पूरी टीम पड़ी हुई है हॉस्पिटल में। आधे लोग हैं, आधे लोग घर पे है। जो हॉस्पिटल में उनको घर पे आना है, घर पे से हॉस्पिटल जाना है। अब अभी ये जो कोरोना का काल चालू है, इसमें आपको भी पता है क्या दिक्कत है, लेकिन ये जो चालू है और जो सेंट्रल लाइन और वेस्टर्न लाइन का हाल आप देख रहे हो, ये सालों से चालू है। ऐसी बारिश में हरियाणा के अंबाला शहर में बारिश के मौसम के कारण बाढ़ आने या पानी इकट्ठा होने जैसी स्थिति बनी रहती थी, लेकिन हाल ही में आए उपायुक्त विक्रम तुरंत अधिकारियों की मीटिंग लेकर नालों की सफाई करवाना शुरू करवा चुके हैं ताकि बारिश का पानी इकट्ठा न हो सके। इसी के साथ लोगों की समस्याओं के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाने का भी विचार है, जिसमें आम लोगों को घर बैठे ही समस्या का समाधान मिल जाए। जैसे ही मैंने चार्ज लिया तो पहले दिन ही बल्कि बाढ़ का जो वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, जो बाढ़ के नज़रिए से या वाटर लॉगिंग के नज़रिए से, उनका सभी के समीक्षा की गई। उसके बाद में स्पेशली मंडे को पहली मीटिंग बाढ़ की रखी गई थी। तो इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं, चौक पॉइंट्स हैं, जैसे चाहे गुड़गुड़िया नाला हो गया या महेश नगर वाला हो गया या शास्त्री नगर वाला एरिया हो गया या शहर के जो एरियाज हो गए, उन सभी में ऑफिसर्स की ड्यूटी लगा दी गई है कि इस बार वहाँ पे पानी भराव के लिए समाधान करेंगे, वहाँ पे पूरी कोशिश करेंगे कोई जल भराव ना हो। बिल्कुल इसकी कोशिश करेंगे ऑनलाइन। अभी जैसे मेरे को 2 दिन ही हुए हैं यहाँ पे, तो अभी देख के जितनी कंप्लेंट। बिहार के बांका में मंगलवार की सुबह हुए विस्फोट में पूरा इलाका कांप गया। ये घटना टाउन थाना इलाके की है, जहां के नौटोलिया स्थित मदरसा में विस्फोट होने से मदरसा पूरी तरह से जमींदोज हो गया। धमाका इतना तेज था कि मदरसा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है और ब्लास्ट इतना जोरदार था कि मदरसे का एक हिस्सा सड़क के दूसरे किनारे जाकर गिरा है। वहीं घटना के बारे में जानकारी जब प्रारंभिक मिली और इस हिसाब से विस्फोट मदरसा के बगल में स्थित एक कमरे में हुआ था, जो काफी दिनों से बंद है। घटना को लेकर पूरे गांव में दहशत का माहौल कायम है और इस घटना के बाद गांव के सभी पुरुष फरार बताए जा रहे हैं। वहीं आज घटना स्थल का जायजा लेने डीआईजी पहुंचे थे। स्थल का पूरा विस्तृत अध्ययन किया है, यहाँ से कुछ साक्ष्य संकलित किए हैं और
जो एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है उनके बारे में भी हम लोग अभी और जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और क्या है किस परिस्थिति में हुआ है इसको भी जानने में थोड़ा और समय लगेगा। सर प्रथम दृष्टिया क्या लग रहा है सर, आप घटनास्थल पर पहुंचे देख हैं? पा रहे हैं कि यहाँ पर एक मदरसा की एक पूरी स्ट्रक्चर, एक बिल्डिंग जो थी वो अब नहीं है, ध्वस्त है और इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा है। तो किन परिस्थितियों में यहाँ पे क्या रखा हुआ था, क्यों ब्लास्ट हुआ है, इसी को हम लोग अब जानने की कोशिश कर रहे हैं। सर पूरा गांव खाली है, क्या लग रहा है? ये भी एक जांच का विषय है कि ब्लास्ट होने के बाद गांव के लोग जो है वो कल तो प्रत्यक्ष। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव बुधवार को मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच पहुंचे हैं। यहां पहुंचते ही सैकड़ों की संख्या में समर्थकों की भीड़ जुट गई। इस दौरान स्थिति ऐसी हो गई कि एसकेएमसीएच सुपरिटेंडेंट बीएस झा को भीड़ को खाली करने की चेतावनी देनी पड़ी। बताया जाता है कि तेज प्रताप यादव एसकेएमसीएच में स्वास्थ्य व्यवस्था को देखने के लिए यहां पहुंचे थे। इसी अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए वार्ड बनाया गया है। कहा जा रहा है कि यहां तेज प्रताप यादव कोरोना के मरीजों का हालचाल भी पूछने वाले थे। अस्पताल से बाहर निकलने के बाद तेज प्रताप यादव ने कहा कि यहां बुरा स्थिति है, सब कुछ जर्जर है, अस्पताल को नर्क बनाने का काम किया गया है, सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। और इस बिल्डिंग में हमने आने का देखा कि डॉक्टरों का बड़ा अभाव है और क्या चमकी बुखार के भी कुछ पेशेंट मिले और कुछ कोरोना वार्ड में भी हमने देखने का काम किया। तो सरकार को पूरी तरीके से सजग होना होगा और इनके लिए व्यवस्था कराने का काम करना होगा। तो हमने निरीक्षण करने का काम किया। पिछला बार हमने हाजीपुर, महुआ और हसनपुर का भी निरीक्षण करने का काम किया था और इस बार मुजफ्फरपुर और आगे हमारा दरभंगा में भी हमारा कार्यक्रम लग रहा है। अभी मैं देखिए इसमें है क्या कि कुछ ना कुछ अभाव है और हमने यहाँ के प्रबंधक से भी बात किया है तो उन लोगों ने भी कुछ बताया कि डॉक्टरों की कमी है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि डॉक्टर को फुलफिल किया जाए, भरा जाए और साफ सफाई का व्यवस्था किया जाए, क्योंकि अभी जो उधर अस्पताल से हम आए तो देखे कि साफ सफाई का व्यवस्था नहीं है, बेड का भी नहीं है। तो कुछ लोग यहाँ के जो मरीज हैं या कुछ जो उनका परिजन है हमको बताने। बीएसपी से निकाले जाने के बाद यूपी के पूर्व मंत्री और अकबरपुर विधायक राम अचल राजभर ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उन्हें आधारहीन आरोप लगाकर पार्टी से बाहर निकाला गया है। मायावती जी ने मेरा पक्ष नहीं सुना, पहले प्रयास कर रहा हूं कि मायावती जी हमारा पक्ष सुन लें और अगर मायावती जी हमारा पक्ष नहीं सुनती हैं तो समर्थकों से बात करके अपने अगले कदम पर निर्णय लूंगा। पार्टी से निष्कासन की कार्रवाई हुई है वो आधारहीन है, तथ्यहीन है और मैं प्रयास भी कर रहा हूं कि माननीय बहन जी मेरा भी पक्ष सुन लें, फिर इसके बाद जो फैसला दिए हैं वो सिरोधार है। लेकिन मेरा पक्ष एक बार सुनना चाहिए, क्योंकि मैं और जब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो जाएगी, कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा तो मैं पूरे प्रदेश में घूमकर अपने लोगों के बीच में बैठकर जिनका हमेशा हमें जन समर्थन। हरियाणा के अंबाला हिसार मार्ग पर घूंघट पैलेस में एसटीएफ ने गुप्त सूचना के आधार पर छापा मारकर फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है, जहां पुलिस ने देर रात काम करने वाली 23 युवतियों समेत 90 युवकों को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ के डीएसपी कुलभूषण ने बताया है कि अब सब लोग अलग अलग जगह के रहने वाले हैं और युवतियां पंजाब के जीरकपुर में पीजीआई में रहती हैं। ये बच्चे रात 10 से सुबह 5 बजे तक काम करते हैं। फिलहाल बच्चों का नाम पता नोट करके उन्हें छोड़ दिया गया। वहीं इस मामले में शामिल 8 लोगों के खिलाफ आईटी एक्ट समेत कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। हमारे पास सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ऐसी थी कि हिसार रोड पे जो घूंघट पैलेस है उसके अंदर एक फर्जी कॉल सेंटर चल रहा है, जो बाहर विदेश में लोगों के साथ मतलब ठगी कर रहे हैं। तो उसी आधार पे वहाँ पर रेड की गई रात को, और जब रेड की गई वहाँ पर हमें वहाँ सेंटर के अंदर करीब 125 के करीब लड़के और लड़कियाँ जो काम कर रहे थे वो मिले हैं। तो उनसे पूछताछ की गई, जैसा उन्होंने बताया अभी हमारे को जैसे डायरेक्शन देते थे हम वैसे ही कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे थे और ये हमारे को महीने का 10,000 या 12,000 वो पे देते थे। बाकी के जो उसके बीच में से हमने निकाले हैं वहाँ पर उनके मेल
8 आदमी जो इस पूरे जो स्टूडेंट्स वहाँ थे उनको ऑपरेट कर रहे थे, उनको वहाँ से गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश में नाबालिग के साथ नाम बदलकर गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया था कि युवती मजदूर करने माला गांव गई थी, जहां एक शख्स ने दोस्ती करके उसका दुष्कर्म किया और इसके बाद इस नाबालिग को पुणे और यूपी में भी प्रताड़ित किया गया, जिसके बाद युवती गर्भवती हो गई और उसे बस में बैठाकर उज्जैन के लिए रवाना कर दिया गया। हालांकि उज्जैन में युवती ने एक दिव्यांग बच्चे को जन्म दिया, लेकिन बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी हुई। एक फरियादी जो मूल रूप से बड़वानी की रहने वाली थी और वो अपने काम करने के लिए मालेगांव गई थी। मालेगांव में उसके साथ में दुष्कर्म हुआ। उसके बाद हरियाणा के रेवाड़ी में 10 साल की मासूम के साथ स्कूल में गैंगरेप का मामला सामने आया है। जिले के एक गांव निवासी 10 साल की मासूम बच्ची के साथ सरकारी स्कूल में ले जाकर 7 आरोपियों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। वारदात को अंजाम देने वालों में एक नाबालिग, एक बालिग और 6 नाबालिग हैं। नाबालिग आरोपियों की उम्र महज 10 से 12 साल है। पूरा मामला 24 मई का है, लेकिन बीते दिन वीडियो वायरल होने के बाद परिजनों को पता चला और उसके बाद परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने इस मामले में गैंगरेप का केस दर्ज कर लिया है। गांव में एक लड़की है 10 साल की, उसके साथ रेप हो गया और रेप भी उसके छोटे बच्चों ने, कोई 10 साल का, कोई 12 साल का है, उसमें एक लड़का बालिग भी है। सभी ने मिलकर उसके साथ रेप किया और साथ में वीडियो बना लिया पिछले महीने की 24 तारीख को। फिर उसको वीडियो को वायरल कर दिया तो वो कल घर वालों में संज्ञान में आया और वो पुलिस के पास लेके आए तो हमने उसमें FIR दर्ज की तुरंत और उन बच्चों को अभिरक्षा में लिया, मेडिकल कराया और उनको ऑब्जर्वेशन होम में छोड़ दिया। हमने एक लड़का बालिग था, उसको गिरफ्तार करके अभी न्यायालय में पेश कर रखा है। उसमें अभी यूपी के संभल से गैंगरेप की घटना सामने आई है, जहां मंगेतर के साथ घूमने जा रही दलित युवती से गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। साथ ही और मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं पुलिस अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी तलाश शुरू कर दी है। पीड़िता ने अपनी तहरीर में आरोप लगाया है कि 7 जून को वह अपने मंगेतर के साथ बाइक से अपनी बहन के घर जा रही थी। रास्ते में अचानक उनकी बाइक फिसल गई। उसी दौरान 3 युवकों ने आकर उसे और उसके मंगेतर को पकड़ लिया। आरोपियों ने उसके मंगेतर को बंधक बनाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद आरोपी फरार हो गए। फिलहाल पुलिस गैंगरेप के मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद मामले की तफ्तीश कर रही है। कल थाना बहजोई पे एक प्रकरण सामने आया। एक पीड़िता अपने मां के साथ आई, उसके मां द्वारा एक तहरीर दी गई जिसमें ये बताया गया कि ये पीड़िता जो है अपने मंगेतर के साथ अपनी बहन के यहाँ जा रही थी। रास्ते में ग्रामीण इलाके में कच्चे रास्ते पे इसको 3 लोगों द्वारा रोक के इसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया गया था। एमपी के शिवपुरी जिला चिकित्सालय में कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर युक्त 100 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया था, जिसका 2 दिन पूर्व ही मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री और शिवपुरी विधायक यशोधरा राजे सिंधिया ने निरीक्षण किया था। लेकिन यशोधरा राजे सिंधिया के शिवपुरी से जाने के बाद अस्पताल प्रशासन के द्वारा ऑक्सीजन कंसंट्रेटरों को हटा दिया गया। शायद वार्ड कैबिनेट मंत्री को खुश करने के लिए तैयार किया गया था। आज उस वार्ड का हालात बिगड़ी नजर आने लगी है। हटाया नहीं गया है, वार्ड यथावत है। सिर्फ इतनी सी बात है कि चूंकि जैसे कंसंट्रेटर खुले रखे रहेंगे तो इनमें धूल भर जाएगी, खराब हो जाएंगे और जब हमें आवश्यकता पड़ेगी तो दिक्कत जाएगी। तो अभी जो नीचे का एक वार्ड है, उस वार्ड को हमने जिसमें जो है 18 पलंग पड़े हुए हैं, वो पलंग यथावत रखे हुए हैं और उन कंसंट्रेटर भी उन्हीं के पास रखे हुए हैं, लेकिन उनको ढक दिया गया है। ऐसी स्थिति में यदि एक साथ तो 100 पेशेंट आएंगे नहीं। पहले अभी हमारे पास आइसोलेशन वार्ड ही बहुत खाली पड़ा हुआ है, उसके बाद हमारे ऑक्सीजन के बेड बहुत खाली पड़े हुए हैं। अभी चूंकि हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि हमारे कोरोना पर कंट्रोल है। आज भी जैसे RT-PCR के 500 से ऊपर सैंपल थे, उसमें सिर्फ एक ही पॉजिटिव आया है। तो ऐसी स्थिति में यूपी के लखनऊ के थाना वजीरगंज पुलिस ने ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाला गैंग का खुलासा किया है।
इस गैंग के 6 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। कालाबाजारी करने वाले गैंग का राम मनोहर लोहिया और केजीएमयू से तार जुड़े बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इन आरोपियों से 18 रेमडेसिविर इंजेक्शन, 8 मोबाइल, नगद रुपए भी बरामद किए हैं। पुलिस ने नए इंस्पेक्टर रंजय पांडे के नेतृत्व में एक गठन किया था और इसमें ब्लैक फंगस पे जो इंजेक्शन है राइबोसोमल एम्फोटेरेसिन बी, इसकी कालाबाजारी का बड़ा मामला पकड़ा है, जिसमें लगभग 6 लोग पकड़े गए हैं। इसमें एक रेजिडेंट डॉक्टर राम लोहिया हॉस्पिटल का, उसको भी डिटेन किया गया है और एक पीएचडी स्कॉलर था एम फार्मा का, उसको भी डिटेन किया गया है। साथ में अन्य 4 लोग हैं, जिसमें 2 केजीएमयू के संविदा कर्मचारी भी हैं और लगभग 28 इंजेक्शन पकड़े गए हैं जो राइबोसोमल एम्फोटेरेसिन बी है, जिसकी काफ़ी इसमें डिमांड है ब्लैक फंगस को लेकर, और लगभग 18 रेमडेसिविर इंजेक्शन भी मिले हैं। साथ में 2 कारें और एक बाइक रिकवर की गई है। ये एक बड़ा गैंग है जिसमें 2-3 ग्रुप्स में ये लोग काम करते थे और प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा है कि जो हॉस्पिटल्स को सप्लाई है गवर्नमेंट द्वारा, चाहे वो आरएमएल में हो या केजीएमसी में हो, उन्हीं दवाओं की ओपन मार्केट में ब्लैक मार्केटिंग की जा रही थी, जिससे बहुत से नीडी पेशेंट्स को ये दवाएं नहीं मिल पा रही थी। इसको लेकर अभी आगे भी काम जारी रहेगा। इन सबको गिरफ्तार करके आपदा प्रबंधन अधिनियम और जो पंजाब के फतेहगढ़ साहिब के नबीपुर थाना पुलिस ने अवैध असलाहे के साथ प्रतिबंधित गोलियों के साथ 2 मोटरसाइकिल सवारों को गिरफ्तार किया है। डीएसपी मंजीत सिंह ने बताया है कि चौकी प्रभारी प्रिंसजीत सिंह को सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल पर राजपुरा की ओर से भारी मात्रा में प्रतिबंधित गोलियां लेकर जा रहे हैं, जिस पर कार्रवाई करते हुए एएसआई हरदाम सिंह ने पुलिस दल के साथ गांव जलवेरा में नाकाबंदी कर आरोपियों को रोका तो उनके पास से 4200 प्रतिबंधित गोलियां बरामद हुई। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਐਫਏ ਨੰਬਰ ਹੈਗੀ ਆ 111 ਥਾਣਾ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੁਖਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 2 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਿੰਸਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਜਲਵੇੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। मौके से मैं जाके कितनी गोलियां बरामद हुई जी? 4200। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? नहीं पहले से कोई ਕੀ नाम ने दोषियों के जी? नोएडा पुलिस ने एक बार फिर रेल पटरी पर छापा मारकर कई युवक युवतियों को धर दबोचा है। मिली जानकारी के मुताबिक सूचना पर नोएडा पुलिस ने एक्सप्रेस वे कोतवाली क्षेत्र के सेक्टर 135 ग्रीन ब्यूटी लालचंद फार्म हाउस में छापा मारा। मौके पर रेव पार्टी चल रही थी और जिसमें शराब, नशीला पदार्थ और अन्य सामान मिला है। पुलिस ने मौके से संचालक सहित 16 युवक युवतियों को हिरासत में लिया। सभी को कोतवाली लाया गया और आगे मामले की जांच जारी है। इससे पहले मई के अंतिम सप्ताह में भी नोएडा शहर में नोएडा की पॉश सोसाइटी में पुलिस ने रेव पार्टी कर रहे 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनमें एक विदेशी मॉडल भी शामिल थी। कल सेक्टर 135 में जो एक्सप्रेसवे थाना अंतर्गत लगता है, वहाँ पे शाम एक सूचना मिली थी कि कुछ लोग वहाँ पे पार्टी कर रहे हैं। तत्काल सूचना पर पुलिस वहाँ मौके पर पहुँची। वहाँ पे देखने पर पता चला कि लगभग 13 लड़के और 3 लड़कियाँ थीं। ये लोग वहाँ पर एक बर्थडे पार्टी कर रहे थे। ये सभी दिल्ली के रहने वाले हैं और एक फार्म हाउस में आकर वहाँ पर बर्थडे पार्टी कर रहे थे। वहाँ पे कोई भी शराब या कोई नशीला पदार्थ नहीं मिला, बल्कि वहाँ पे जो स्नैक्स वगैरह खाने पीने की चीज़ें थी। चूँकि ये लोग जो कोविड के गाइडलाइंस हैं और जो अभी 144 इम्पोज्ड है, उसके उल्लंघन में, उसके निर्देशों के उल्लंघन में ये सब कार्य वहाँ कर रहे थे, तो हम लोगों ने उनके खिलाफ बुधवार को गोरखपुर सांसद रविकिशन शुक्ला गीता प्रेस पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रेस का निरीक्षण किया। सांसद ने गीता प्रेस के बारे में फैलाई गई भ्रांतियों का खंडन भी किया। सांसद ने कहा कि यहां आकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। बचपन से ही घर में गीता प्रेस की प्रकाशित धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन होता रहा है और हो रहा है। गीता प्रेस अपने आप में बहुत बड़ा है, कई हजार कर्मचारियों को रोजगार दे, उनके आर्थिक संकट को खत्म कर रहा है। ऐसे में कुछ लोगों ने गलत भ्रांतियां फैलाई हैं कि यह बंद हो रहा है। मैं यहाँ पर हूँ, ये है गीता प्रेस, गोरखपुर में। पूरा देश जानता है गीता प्रेस के बारे में, उनको बताना है।
इसकी बहुत भ्रांतियां फैलाई गई थी। मुझे लोग पार्लियामेंट हाउस में भी लोग पूछते थे, मीडिया में अक्सर सवाल किया जाता था, ट्विटर पे लोग मैसेज करते थे कि क्या गीता प्रेस बंद हो रहा है, गीता प्रेस के पास फाइनेंस नहीं है, गीता प्रेस के पास फंड नहीं है। तो आज मैं स्वयं वो सारी शब्दों को लेके चिंतित था, तो स्वयं मैंने ये दौरा किया और ये इतना भव्य ऑलमोस्ट 2 लाख कितना है जमीन, 2 लाख स्क्वायर फीट की ये जगह पर जापानीज मशीन मैंने देखी, जो मैंने अपने जर्मनी देखी, जापानीज देखी, इटालियन देखी, जो मैंने लाइफ में नहीं देखी थी किसी प्रेस क्लब में, और उन मशीनों की कीमत 15 करोड़। हाल के दिनों में पंजाबी गायक अक्सर विवादों में घिरे दिखने लगे हैं। पिछले दिनों पंजाबी गायक लहंबर सिंह का पत्नी के साथ विवाद सुर्खियों में रहा था और इसके सुलझ जाने के बाद खान साहिब नाम के मशहूर पंजाबी गायक इमरान खान को फगवाड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। मामला कोविड नियमों के उल्लंघन का है। हालांकि गायक को बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया था। जानकारी के अनुसार कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण पंजाब में 15 जून तक कई तरह की पाबंदियां लगी हैं। नाइट कर्फ्यू लागू है। गायक खान साहिब को उनके जन्मदिन के मौके पर प्रशंसकों ने आधी रात को कर्फ्यू के दौरान बैंड बाजे के साथ सरप्राइज दिया था और इस पूरे मामले का वीडियो वायरल होने पर फगवाड़ा पुलिस ने खान साहिब और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। वीडियो जी हैगी आ बर्थडे मना रहे वो 7-8 की रात को जी हुण तक की सानू गल पता लगी 7-8 की दरमियानी रात को इन्होंने अपना बर्थडे मनाया जिस बैंड बज रहा है और भंगड़ा पा रहे हैं। उस संबंधी FIR नंबर 61 अज असी दर्ज की PS नामपुरा फगवाड़े और मेरी थोड़े चैनल थ्रू भी ये बेनती है कि जिहड़ियां गवर्नमेंट्स वालों कोविड दीयां हदायतां आ उहदी पालना की जाए, उन्होंने ब्रेकअप ना किया जाए और कोई भी होवे बेशक जे वो ब्रेक करेगा तो उसके मुताबिक एज पर ला कार्रवाई की जाएगी। दस रहे भी टाइमिंग जी रात 12:30-1 बजे आ और हुण असीं इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि किधर दी आए हैं, कौन कौन हैगे आ। असीं वो महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा जारी अनलॉक के आदेश के साथ फिल्म और टीवी उद्योगों को बायो बबल में शाम 5 बजे की समय सीमा के साथ शूटिंग करने की अनुमति दी गई है। हालांकि किसी भी बाहरी शूटिंग की इजाजत नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री ने इस फैसले पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि इसे पूरी तरह से फिर से शुरू होने की समय लगेगा और FWIC के प्रमुख BN तिवारी ने कहा है कि हम शहर में कोविड के मामलों में वृद्धि के कारण कठिन समय से गुजरे, इसलिए हम तुरंत गुजरात, MP, बिहार, झारखंड, UP सहित विभिन्न राज्यों में चले गए ताकि शो हो सके जारी। और मुंबई की तुलना में कम प्रतिबंधों के कारण एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मुंबई में 500 से अधिक फिल्म सेट हैं जहां फेडरेशन के लगभग 5 लाख सदस्य काम कर रहे हैं। वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए हमने अब मजदूरों और तकनीशियनों को सहित अपने सभी श्रमिकों के लिए एक टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है। अभिनेता, निर्देशक, कलाकार जोखिम से बचने के लिए हम शूटिंग शुरू होने से पहले सभी को टीका लगवाएंगे। यरूशलेम में एक अस्पताल की कार पार्किंग के एक हिस्से में कुछ मिनटों के अंदर बने सिंक होल में कम से कम 3 गाड़ियां जमींदोज हो गईं, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। चश्मदीदों के मुताबिक सिंक होल हाईवे के नजदीक हुआ है जहां सुरंग बनाई जा रही है। अधिकारी सुरंग की खुदाई और सिंक होल की घटना के संबंध की जांच कर रहे हैं। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि इसके पीछे कोई गहरी साजिश भी हो सकती है। ऐसे में जब तक तहकीकात ना हो जाए तब तक कुछ कहना जल्दबाजी होगा। MP के उज्जैन के अति प्राचीन शनि मंदिर में शनि जयंती गुरुवार को मनाई जाएगी। मंदिर के मुख्य पुजारी शैलेंद्र द्विवेदी डब्बावाला ने जानकारी देते हुए बताया कि ज्येष्ठ माह के अमावस्या पर भगवान शनि का जन्मदिन हुआ था। धर्मनगरी उज्जैन में शनि जयंती गुरुवार को मनाई जाएगी। हालांकि अमावस्या तिथि बुधवार से ही लग गई है। शनि मंदिर में जयंती बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाएगी। कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाएगा और इस दौरान श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। यहां मंदिर समिति द्वारा भगवान के दर्शन के लिए विशेष व्यवस्था की गई। सोशल डिस्टेंसिंग और सोशल मीडिया के माध्यम से ये दर्शन करवाए जाएंगे। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। खबरनामा, खबर से
असरदा शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश भर में कोरोना महामारी से जान गंवाने वाले लोगों को मौन रखकर सर्वधर्म श्रद्धांजलि दी गई है। और रामनगरी अयोध्या में रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने साथ ही मिलकर श्रद्धांजलि दी, तो वहीं सिख समाज से ज्ञानी जसवंत सिंह ने भी श्रद्धांजलि दी। सत्यधाम मंदिर में कोरोना जान गंवाने वाले लोगों के लिए मौन रखा गया। हम उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं जो इस कोरोना महामारी में काल कौलिक मृत्यु उनकी हो गई है। उनके लिए प्रार्थना किए हैं कि उनको शांति मिले, और श्रद्धांजलि जो देना चाहिए था उसको हम लोगों ने श्रद्धांजलि दिया। साथ ही साथ उनके परिवार जो आज दुखी हैं, जिन लोगों ने अपने शरीर को त्याग दिया है, उन परिवारों को आत्मबल मिले और उनको सुख शांति मिले, जिससे ये जो घटना हुई है, जो लोग हमारे देश के सपूतों ने ऐसा किया है, शरीर त्यागा है, वह सबके सब शांति, उनको शांति मिले। यह श्रद्धांजलि हम लोगों ने सर्वधर्मांतरण, जैसे हमारे ज्ञानी जी हैं, इकबाल जी हैं, हमारे कलकी राम जी हैं, सब लोगों ने मिलकर के प्रार्थना की। आज जो हमने मौन रखा है, इस पर हमारे देखिए ज्ञानी जी बैठे हुए हैं, जन्मभूमि पुजारी जी बैठे हुए हैं, कलकी राम महाराज जी बैठे हुए हैं। इनको सभी लोगों को, हम लोगों को इस बात का दुख है कि जो इस महामारी में लोग नहीं रहे, और सब लोगों ने अपने अपने धर्म, अपने मजहब के हिसाब से जो है भगवान से एक प्रार्थना किया, अल्लाह से प्रार्थना किया है कि इन लोगों को लिए स्वर्ग में जगह मिले। हम चाहते हैं कि इस महामारी को देखते हुए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अपने अपने देवी देवता को हम लोग मनाए हैं कि इनको स्वर्ग में जगह मिले। आज ये बीमारी पूरे देश को परेशान कर रखा है, बीमारियां जा भी रही हैं और लोग ऑक्सीजन के लिए परेशान हो रहे हैं। हमें चाहते वाराणसी के अनलॉक होते ही डग्गा मार वाहनों की धमाचौकड़ी शुरू हो गई है। इसके अलावा सुबह से ही शहर की सड़कों पर वाहनों की आवाजाही बढ़ती दिखाई दे रही है। बाजार क्षेत्रों में खरीदारी करने वालों की भीड़ भी देखी जा रही है। गंगा घाट पर जाने वाले रास्ते भी कई दिनों के लिए गुलजार नजर आए। इस दौरान कहीं कहीं पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का नियम भूलते नजर आए। कई लोग बिना मास्क के भी दिखे। इससे थोड़ा जनता लापरवाही कर रही है, मास्क नहीं लगा रही है। हम मास्क लगाना बहुत जरूरी है। भीड़ लगाए आप लोग। क्या नाम बताओ? मूसेलाल जी, लॉकडाउन खुला है, क्या अच्छा है कि खराब है? लॉकडाउन खुल गया तो अच्छा है। मतलब भीड़ ज्यादा हो रहा है। भीड़ ज्यादा हो रहा है, पहले से भीड़ ज्यादा हो रहा है। लॉकडाउन खुला तो अच्छा है। हम लोग ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा दिन आएगा। इसके पहले कभी ऐसा हुआ था? हम लोगों ने भी सोचा नहीं था कि ऐसा दिन आएगा भैया। लॉकडाउन तो खुलना चाहिए। वो लॉकडाउन नहीं खुल पाएगा तो एक आम आदमी है, कैसे उसका रोजमर्रा का काम है, कैसे कर पाएगा? तो लॉकडाउन तो जरूरी है, थोड़ा सावधानी को देखते हुए। जैसे मास्क का यूज किया जाए, सावधानी तो नहीं है मगर हर आदमी को सोचना चाहिए कि सावधानी बरता जाए और मास्क का उपयोग किया जाए और दूरी बना के रखा जाए एक दूसरे से। पंजाब में 10 जून से धान की बिजाई की सीजन शुरू हो रहा है। राज्य सरकार की तरफ से खेती ट्यूबवेलों के लिए 8 घंटे बिजली सप्लाई और धान के लिए जरूरी पानी की सप्लाई के लिए इंतजाम कर दिए गए हैं। कृषि और किसान कल्याण विभाग के डायरेक्टर सुखदेव सिंह बराड़ ने बताया है कि पंजाब में इस साल कुल 30.20 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल धान के तहत आएगा, जिसमें से 5.35 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल बासमती के तहत, जबकि बाकी क्षेत्रफल गैर बासमती धान के तहत होगा। उन्होंने यह भी बताया कि इस साल कुल क्षेत्रफल में 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल धान की सीधे बिजाई के तहत लाने का लक्ष्य निश्चित किया गया है, जिसकी बिजाई पहले ही चल रही है और जिसके लिए अपेक्षित बिजली मुहैया करवाई जा रही है। यूपी के अमेठी में कुछ दबंगों ने पड़ोसी महिला की जमकर पिटाई कर दी। जानकारी के मुताबिक रास्ते में निकलने को लेकर दोनों में आपसी कहासुनी हो गई और जिससे लेकर अब झगड़ा हुआ और उसके बाद में विवाद इतना बढ़ गया कि दबंग पड़ोसियों ने महिला की जमकर पिटाई कर दी। महिला की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मामला मुसाफिर खाना थाना क्षेत्र के मठा भुसुंडा का है, जहां फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
तो हरियाणा के फरीदाबाद में जमीन की चकबंदी के संबंध में आरटीआई लगाकर मांगी गई जानकारी न देने पर राज्य सूचना आयोग ने नगर निगम पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान और न्यायिक सुधार संघर्ष समिति के अध्यक्ष एडवोकेट LN पारासर ने 2018 को भूमि की चकबंदी के संबंध में नगर निगम में से जानकारी मांगी थी, लेकिन नगर निगम उन्हें जानकारी देने के बजाय लगातार टलकाता रहा और जिससे परेशान होकर उन्होंने इसकी अपील राज्य सूचना आयोग से की थी, जिस पर राज्य लोक सूचना अधिकार ने कार्रवाई करते हुए नगर निगम पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया, जिसका नगर निगम फरीदाबाद की ओर से अभी तक भुगतान नहीं किया गया। यह जुर्माना निगम के संबंधित अधिकारी के वेतन से काटा जाना था, लेकिन अभी तक नहीं काटा गया। ये रूल उसमें डालडोरा में आता है या निगम में आता है। ये आरटीआई लगाई थी मैंने 16/8/2018 को। उसके बाद मैंने अपील करी इसकी 29/4/2019 को। उसमें भी इन्होंने कोई रिप्लाई ना देने के बाद इनके खिलाफ शोकाज नोटिस हुआ 16/5/2019 को। उसके बाद इन्होंने कोई कार्रवाई ना ये पेश हुए, मैं अपनी तरफ से मेरा काउंसिल पेश हुआ। उसके बाद इनके खिलाफ ऑर्डर किए स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने। ये ऑर्डर है 25/2/2020 के कि भाई आप के खिलाफ 20,000 रुपये पेनल्टी की जाती है जो एक्शन। यूपी प्रशासन का अपराधियों के विरुद्ध कठोर रवैया रहा है और इसी कड़ी में पुलिस ने गैंगस्टर्स और लूटपाट से अर्जित संपत्तियों को कुर्क करने का अभियान चला रखा है। ताजा मामला यूपी के सीतापुर का है, जहां पुलिस ने गैंगस्टर मोहम्मद नफीस की संपत्तियों को जब्त कर सील कर दिया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने मोहम्मद नफीस के लगभग 1 करोड़ 5 लाख की संपत्ति को जब्त कर लिया है। पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश व उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में अपराधियों के विरुद्ध आपराधिक कृत्य से अर्जित संपत्ति के जब्तीकरण की कार्रवाई प्रचलित है। इसी क्रम में आज दिनांक 8 जून को जिलाधिकारी सीतापुर के आदेश पर अभियुक्त मोहम्मद नफीस निवासी बिजौरा थाना रामकोट जनपद सीतापुर द्वारा लूटपाट जैसे आपराधिक कृत्यों से अर्जित की गई संपत्ति, जिसमें एक मकान और 2 प्लाट, 1 चौपहिया वाहन व 2 पहिया वाहनों को यूपी गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत अभियोग में 14(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त करने की कार्रवाई की गई है। जब्त की गई संपत्तियों की बाजार में जो अनुमानित कीमत आकी गई है वो लगभग 1 करोड़ 5 लाख रुपए है। अभियुक्त मोहम्मद नफीस एक अपना संगठित गिरोह बना करके अपने व अन्य गैंग के सदस्यों के माध्यम से आर्थिक एवं भौतिक लाभ हेतु लूट जैसे अपराध करने का एक अभ्यस्त अपराधी है और इसका गैंग लीडर है। इसके विरुद्ध कई अभियोग पंजीकृत हैं और थाना रामकोट का ये मजारिया हिस्ट्रीशीटर भी है। इस संबंध में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। ऐसे अपराधियों के विरुद्ध यूपी के हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने दरअसल चेकिंग के दौरान अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले 2 कुख्यातों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से कई अवैध हथियार भी बरामद हुए और इसके साथ ही 5 अन्य लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनसे पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। उधर बताया जा रहा है कि पकड़े गए शातिर अन्य स्थानों पर जरूरतों के हिसाब से अवैध हथियारों की सप्लाई किया करते थे और फिर फरार हो जाया करते थे। हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध हथियारों की बिक्री को रोकने के लिए निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बहादुरगढ़ पुलिस ने 2 कुख्यात हथियार तस्करों को पकड़ा है, जिनके नाम नावेद पठान और प्रवीण हैं। दोनों बुलंदशहर के रहने वाले हैं। साथ ही साथ 5 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 3 कंट्री मेड पिस्टल 32 बोर, 2 मस्कट 315 बोर, 1 मस्कट 12 बोर, 1 देसी तमंचा 315 बोर तथा 23 जिंदा कारतूस मिले हैं। कोरोना के घटते मामलों के बीच देश अब अनलॉक हो रहा है, लेकिन इसी बीच लापरवाही की खबरें भी सामने आने लगी हैं। तस्वीरें कर्नाटक के कुलबर्गी की हैं, जहां लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद बाजारों में भीड़ लग गई है। ये तस्वीरें देखकर कोई भी नहीं कह सकता है कि वहीं स्थान पर जहां अभी कुछ दिन पहले तक कोरोना ने जमकर कहर ढाया था। फिलहाल ये तस्वीरें सामने आने के बाद एक बार फिर से राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं।
सरकार के आदेश के बाद आज 1.5 महीने बाद उत्तराखंड के हल्द्वानी में हार्डवेयर, रेडीमेड कपड़े, बर्तन, साइकिल स्टोर, मोटर पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट की दुकानें खुल गई हैं। दुकान खुलते ही बाजारों में काफी चहल पहल दिखाई दी। लंबे अंतराल के बाद लोग घरों से जरूरतों का सामान खरीदने के लिए बाजार के लिए निकले। इस दौरान कई जगह पर अव्यवस्था भी देखने को मिली। लोग कोरोना कर्फ्यू में मिली छूट के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी भूलते हुए नजर आ रहे हैं। और तस्वीरों में जिस तरीके से देखा भी जा सकता है कि स्थिति को व्यवस्थित करने के लिए जगह जगह की पुलिस भी घूमती नजर आई। गौरतलब है कि राज्य में 5वें चरण लॉकडाउन में खाद्य पैकेजिंग की दुकानें, कपड़ा रेडीमेड की दुकान सहित कारपेंटर, फर्नीचर और टिम्बर मर्चेंट की दुकानें भी खोलने की परमिशन दे दी गई थी। आज 45 दिन बाद बाजार खुला है, बहुत अच्छा लग रहा है। बाजार खुलने के बाद कस्टमर को भी बड़ा अच्छापन लग रहा है। कस्टमर आ रहा है, सामान लेके जा रहा है, वरना तो कस्टमर परेशान हो रहा था। और हम तो ये चाहते हैं कि धीरे धीरे इसी तरीके से रोज़ बाज़ार खुले, चाहे 4-4 घंटे के लिए खुले। इससे बाज़ार में भीड़ भी नहीं होगी और लोगों को भी परेशान। आज ये करीब 1.5 महीने बाद जो बाज़ार खुला है, इस वजह से थोड़ा व्यापारियों को थोड़ा राहत है और थोड़ा बहुत ग्राहकों की आवागमन हो रहा है, जिससे कि उत्तर प्रदेश के आगरा से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल सदर इलाके में पत्नी ने प्रेमी पर प्यार में पति का गला घोंट दिया है और इसके बाद उसकी लाश को बोरे में भरकर प्रेमी के कंधे पर लाद दिया। पति की लाश को घर से दूर किसी तालाब में फेंकने का फरमान सुना दिया। प्रेमिका के कहने पर बोरे में लाश को कंधे पर लेकर जाते प्रेमी को देख लोगों को शक हो गया। उन्होंने आरोपित प्रेमी को रोकने के बाद बोरा खुलवाया तो होश उड़ गए। जानकारी देने पर पुलिस पहुंची, आरोपित को पकड़ लिया गया और उससे पूछताछ के बाद मृतक की पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया। उनका पत्नी और उनका साथ दोस्त है, उन लोग से मिलके ये घटना खारिज किया है। वो जो मुलजिम है, एक रविकांत और उनका भाई शशिकांत, ये दोनों लोग फिरोजाबाद का रहने वाला है। इन लोगों ने इस महिला का पहले भी इनका आना जाना था। पहले 2 साल से रविकांत का संबंध था और उन्होंने कल परसों रात योजना बनाया है, पहले से है। यह बार बार इनका पता चल जाएगी और इनका रास्ता से हटाने के लिए योजना बना के रात में घर के अंदर घुसा है। घर के अंदर घुसने के बाद घर के अंदर जो ईंट था, ईंट से उनके पहले सिर पे कुचला है। कुचलने के बाद उसका बोरी से बांधा है, बांध के ऊपर से छत से नीचे गिरा के। देश में कोरोना वायरस के बाद काला फंगस पर सफेद फंगस और फिर पीला फंगस के बाद अब एक नया वायरस सामने आया है, जिसके परिणाम कोरोना वायरस से भी ज्यादा घातक बताए जा रहे हैं। गाजियाबाद के डॉक्टर बीपी त्यागी ने जानकारी देते हुए बताया कि गाजियाबाद में देश का पहला हर्पेस सिंप्लेक्स वायरस पाया गया है, जो कि मरीज के नाक में पाया गया है और वह बेहद ही ज्यादा खतरनाक है। अगर समय से इलाज में देरी होती है तो यह कोरोना वायरस से भी ज्यादा घातक हो सकता है। डॉक्टर बीपी त्यागी ने बताया कि यह वायरस जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है और साथ ही दूसरी बीमारियों से ग्रसित होते हैं, जिनको कोरोना वायरस हुआ है, उसी में से एक गाजियाबाद के मोदीनगर के रहने वाले विवेक त्यागी को यह वायरस हुआ है, जिसका इलाज लगातार हमारे अस्पताल में किया जा रहा है। डॉक्टर ने ऐसा बताया। हालांकि इसका इलाज भी बेहद महंगा होता है, लेकिन यह देश का पहला केस है और दवाइयां भी हमारे पास हैं, इसलिए इनका इलाज संभव है। लेकिन लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि जो कोरोना वायरस से ठीक हो रहे हैं उन लोगों को इस तरह की बीमारी होने का पूरा खतरा बना हुआ है। हमारे हॉस्पिटल में एक केस आया है, वो बिल्कुल फंगस से मिलता जुलता केस था। जो पोस्ट कोविड फंगस हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन उसको हाई ग्रेड फीवर था और उसको सारे जो साइन सिम्टम थे वो गर्दन तोड़ बुखार के थे, जिसको हम मेनिंजाइटिस या एन्सेफेलाइटिस बोलते हैं। जब हमने उसका टेस्ट किया, फिजिकली हमें उसका साइन मेनिंजाइटिस एन्सेफेलाइटिस से मिलता हुआ लगा, लेकिन जब हमने एंडोस्कोपी किया तो नाक में बिल्कुल फंगस जैसे सिम्टम थे। जो हमें वाइट फंगस और ब्लैक फंगस में मिल रहा है, वही सिम्टम सब उसमें थे। जब हमने उसके टिश्यू को जांच के लिए भेजा तो उसमें हिस्टोपैथोलॉजिस्ट ने रिपोर्ट किया कि ये हर्पीज सिंप्लेक्स है। हर्पीज सिंप्लेक्स एक इस तरह का वायरस होता है जो इम्यूनिटी कम होने पे
हम किसी को भी लग सकता है। अभी तक सबके अंदर ये धारणा थी कि जितना भी ये फंगस फैला है इंडिया में ये ऑक्सीजन की वजह से फैला है। और ये हरियाणा सरकार की रणनीति और जनता के सहयोग के साथ साथ सामाजिक संस्थाओं के चलते जिला अंबाला में कोरोना का ग्राफ कम हुआ है। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत कुछ छूट देने का काम भी किया गया, लेकिन यह ध्यान रखने की जरूरत है कि कोरोना अभी गया नहीं है। हमें सेल्फ लॉकडाउन के पालन करते हुए कोरोना प्रोटोकॉल नियमों के निरंतरता पालन करना है और यह बात अंबाला शहर के विधायक आसिम गोयल ने कही है। आज आसिम गोयल टीका का जिंदगी कार्यक्रम के तहत अंबाला शहर में विभिन्न स्थानों पर लगाए गए वैक्सीनेशन शिविरों का जायजा लेने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने वैक्सीनेशन करवाने आए लोगों को प्रोत्साहित कर उनका उत्साहवर्धन किया। देखिए, ये जो सारा मैं कहता हूँ कोरोना का ग्राफ नीचे आया है, ये सरकार की रणनीति और जनता के सहयोग के बिना संभव नहीं था और इसमें सामाजिक संस्थाओं का भी बहुत बड़ा हाथ है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहूँगा कि जनता बेशक लॉकडाउन में छूट मिल रही है, लेकिन अभी सेल्फ लॉकडाउन का पालन करते हुए अभी कोरोना का, क्योंकि कोरोना कम हुआ है, गया नहीं। और आपने देखा होगा ब्रिटेन के अंदर जो नई एक स्टडी आई है, ब्रिटेन ने अनलॉक अपना शुरू किया था और काफ़ी हद तक वहाँ वैक्सीनेशन भी हुई है, लेकिन फिर भी वहाँ कोरोना के जो 2 हफ्ते के अंदर मामले जैसे ही अनलॉक शुरू हुआ बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने वाली अमेरिकी कंपनी फाइजर ने अपने टीके का ट्रायल 12 साल के कम उम्र के बच्चों पर भी शुरू कर दिया है। पहले चरण की स्टडी में कम संख्या में छोटे बच्चों को वैक्सीन की अलग अलग खुराक दी जाएगी। कंपनी ने बताया कि वैक्सीनेशन ट्रायल के लिए इस हफ्ते 5 से 11 साल के बच्चों को एनरोल करने का काम शुरू हो जाएगा और इन बच्चों को 10 माइक्रोग्राम की 2 खुराकें दी जाएंगी, जो कि किशोर और वयस्कों को दी जाने वाली वैक्सीन की खुराक का 1/3 है। और इसके लिए फाइजर ने दुनिया के 4 देशों में 4500 से अधिक बच्चों को चुनाव किया है। जिन देशों में बच्चों का फाइजर के वैक्सीन का ट्रायल होना है उनमें अमेरिका, फिनलैंड, पोलैंड और स्पेन शामिल हैं। फाइजर ने कोरोना की यह वैक्सीन अपने जर्मन पार्टनर बायोएनटेक के साथ मिलकर बनाई थी। बता दें कि फाइजर की कोविड वैक्सीन को पहले ही अमेरिका और यूरोपीय संघ में 12 साल के अधिक उम्र के बच्चों को लगाने के लिए मंजूरी दी जा चुकी है। हालांकि यह मंजूरी आपातकालीन उपयोग के लिए ही दी गई है। वक्त हो चला है फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। खबरनामा, खबर से असरता, शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीके की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। और वैक्सीन लगाने में मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने काफी अच्छी व्यवस्था की हुई है यहाँ पर और मैं सबसे यही कहूँगा कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। और उसमें कोई भी ऐसा दर्द या कोई ऐसी चिंता वाली विषय की बात नहीं है। मैंने टीका लगवाया है जीत का, आप भी लगवाइए। टीका ही दिलाएगा जीत, टीका जीत। आज मैंने कोरोना से जीतने के लिए टीका लगवाया, आप लोग भी लगवाएं, सुरक्षित रहें। मैंने लगाया है टीका जीत का, आप भी लगवाइए। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। comin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। कृषि कानून के विरोध में गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को और मजबूती देने के लिए उत्तराखंड के बाजपुर से सैकड़ों की संख्या में किसान भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह पड्डा और संयुक्त किसान मोर्चा के प्रवक्ता जगतार सिंह बाजवा के नेतृत्व में रवाना हुए। बता दें कि कृषि कानून के विरोध में किसान गाजीपुर समेत अन्य बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। कोरोना वायरस के प्रकोप के कम होने के बाद अब किसानों का आंदोलन स्थल पर जाने का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर बाजपुर के गुरुद्वारा सिंह सभा में सैकड़ों की संख्या में किसान भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह पड्डा और संयुक्त किसान मोर्चा के प्रवक्ता जगतार सिंह बाजवा के नेतृत्व में एकत्र हुए, जहां कर्म सिंह पड्डा ने वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और मीडिया के एक वर्ग ने एक रूमर ऐसा फैलाया था कि शायद किसान जो हैं बॉर्डरों से वापस चले गए और वो लौटेंगे नहीं, तो लेकिन किसान बड़े जिम्मेदार हैं देश के प्रति। कोरोना चल रहा था इसलिए भी थोड़ा ढिलाई थी और अब जो है दोबारा से यूपी के आगरा में कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला गढ़ा पचौरी में देर रात एक महिला ने विचित्र शिशु को जन्म दिया। जानकारी के अनुसार महिला ने देर रात नगर एक प्राइवेट अस्पताल में विचित्र शिशु को जन्म दिया। हालांकि नवजात शिशु के जन्म के कुछ देर बाद ही शिशु के दम तोड़ दिया। अस्पताल में पैदा हुए विचित्र शिशु के खबर आग की तरह मोहल्ले में फैल गई। नवजात शिशु का चेहरा भी डरावना था। बता दें कि शिशु पैदा होते वक्त तो बिल्कुल सामान्य और स्वस्थ था, लेकिन पैदा होते ही प्राकृतिक कारणवश वह बच न सका। तो खबर मध्य प्रदेश के शिवपुरी से है, जहां पिपरसमा मंडी में आदेश के बाद प्याज बेचने आ रहे किसानों के शोषण थमने का नाम नहीं ले रहा है। जबकि मंडी प्रशासक ने आदेश जारी कर प्याज खरीदारी के निर्देश जारी कर दिए हैं और वहीं जिसमें व्यापारियों द्वारा प्याज लेकर आए किसानों से 5% की राशि के साथ पल्लेदारी वसूली जा रही है और तौल के समय 40 किलोग्राम प्याज की जगह 42 किलोग्राम तौली जा रही है। जिसके विरोध में मंडी प्रशासन ने इन सभी पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए थे, परंतु मंडी प्रबंधन के आदेशों की अवहेलना करने से व्यापारी नहीं चूक रहे हैं। ये पिपरसमा मंडी में प्याज को लेकर जो किसान आ रहे हैं, जिस पर आपने एक आदेश जारी किया था, जिस पर 5% नायन लेने के लिए बोला था, साथ ही जो 40 किलो की जगह 42 किलो तोल रहे थे उसका भी आदेश में मेंशन किया हुआ है। साथ ही आड़त भी ली जा रही है। आदेश के बाद भी सर व्यापारी नहीं मान रहे हैं। इतना बड़ा सवाल, ये सवाल क्या नहीं होती भाई। इस संबंध में 2 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। शिकायतों के संबंध में मंडी सेक्रेटरी द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं। उनके खिलाफ हरियाणा में पलवल में सुबह 5:30 बजे अचानक मकान में रखे सिलेंडर में आग लग गई और वह धमाके के साथ फट गया। सिलेंडर के फट जाने के कारण मकान में मौजूद सदस्य बाल बाल बच गए और बड़ा हादसा होने से टल गया। सिलेंडर फट जाने के आवाज बम धमाके से कम नहीं थी। सूचना के काफी देर बाद पहुंची एजेंसी कर्मचारी ने मौका मुआयना किया, लेकिन सिलेंडर में आग लगने के कारणों का पता नहीं लग सका। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जिनका फोन गया तो तुरंत हम यहाँ पे आए थे। क्या देखा आपने यहाँ पे? यहाँ पे हाथ से सिलेंडर फटा। सिलेंडर फटा है। किस पोजीशन में फटा है सिलेंडर? अब देखो जी, उसकी जांच होगी जब पता लगेगी। कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि देवनगर में सिलेंडर फट गया। सिलेंडर फटने से आग लग गई। मैं आगे देखा तो भाई कोई जनहानि तो नहीं है, लेकिन मकान का, उनके सामान का काफ़ी नुकसान है। सिलेंडर फटा हुआ है। गैस एजेंसी वाले मौके पर आ गए थे और मौका देख लिया, जैसी कार्रवाई की। हाँ, इस संबंध में आप मुकदमा दर्ज करेंगे? हाँ, इसमें रोज नाम से मेरे की जाएगी। कितना नुकसान का आकलन है? वो तो इनके सामान से बताएंगे, तो काफ़ी घरेलू सामान है इनका। मकान कितना क्षतिग्रस्त? यूपी में जहरीली शराब कांड को लेकर सियासी घमासान लगातार जारी है। वहीं गोरखपुर में इसके विरोध में कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया और जहरीली शराब के चलते मृतकों के परिजनों को न्याय दिलाने और दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है, ताकि भविष्य में कोई ऐसा कार्य न हो सके। तो वहीं हरियाणा में चरखी दादरी के निजी अस्पताल में लापरवाही के चलते हुई जच्चा बच्चा की मौत के 48 घंटे बाद शव को दफनाया गया और रोहतक में पोस्टमार्टम के बाद शव को सीधे ही परिजन और पुलिस मिलकर कनीना टी पॉइंट नजदीक कब्रिस्तान में लेकर जा रहे थे, लेकिन लोगों ने निजी अस्पताल के सामने सड़क के बीच शव रखी एम्बुलेंस को रुकवा लिया और सड़क पर ही डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना शुरू कर दिया।
ऐसे में पुलिस ने तुरंत निजी अस्पताल की महिला चिकित्सक को गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद मौके पर पहुंचे डीएसपी ने लोगों को गिरफ्तारी के बात बताई और उनका धरना समाप्त करवाया। इसके बाद महिला के शव को दफनाया गया। रोड जाम तो नहीं कह सकते इसको, जो है ना इसके पुल के नीचे धरने पर बैठे थे और इन्होंने कहा था रुखसाना बिजना गांव की रुखसाना थी, उसके बच्चे डिलीवरी होनी थी, लेकिन उस दोनों बच्चे की और उसकी। मध्य प्रदेश के निवाड़ी पुलिस की ओर से एक सराहनीय काम किया जा रहा है। दरअसल यहां पुलिस की ओर से उन लोगों को सम्मानित किया जा रहा है जो कि वैक्सीन लगवा चुके हैं और जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है पुलिस की ओर से उन्हें वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। श्री आलोक कुमार सिंह साहब का निर्देश है कि लोगों को समझाइश इस तरह से दें कि उन्हें याद रहें और वो उसका पालन भी करें। तो इसी क्रम में आज हमने तिरंगे के कुछ बिल्ले बनवाए थे जिसमें लिखा था कि मैं सच्चा देशभक्त हूँ क्योंकि मैंने कोरोना का टीका लगाया है। जिसने टीका लगवाया उनको हमने सम्मानित किया और जिनने नहीं लगवाया अभी तक लापरवाही बरती उनको हमने एक। यूपी के सीतापुर बिसवा में आवारा जानवरों से तंग आकर किसानों ने 2 दर्जन से अधिक आवारा पशुओं को महमूदाबाद रोड स्थित गैस गोदाम के निकट माधव शिशु वाटिका स्कूल में बंद कर दिया। इसके बाद आक्रोशित किसानों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आवारा पशुओं से निजात दिलाए जाने की मांग की। कोतवाली बिसवा क्षेत्र के लगभग दर्जन भर किसानों ने बताया कि उनकी फसलें आवारा पशु बर्बाद कर चुके हैं और इसको लेकर किसानों में भारी आक्रोश व्याप्त है। किसानों ने कहा कि जब तक इन आवारा पशुओं को प्रशासन गौशालाओं में नहीं भेज देता तब तक किसान मौन नहीं रहेंगे। इसकी सूचना पाकर मौके पर उप निरीक्षक सुरेश पाल अपने दल बल के साथ पहुंचे। वहीं नगर पालिका प्रशासन के द्वारा स्कूल में बंद आवारा पशुओं को कैटल गाड़ी में भरकर निकटतम गौशाला में भेज दिया गया है। इस दौरान पालिका कर्मियों को कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ी। तो वहीं यूपी के शासन द्वारा हर जनपद में 2 वैक्सीनेशन सेंटर खोलने का आदेश दिया गया है जिससे महिलाओं का भी ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हो सके। और सीतापुर जनपद में महिला अस्पताल मिस्त्रिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिलाओं का वैक्सीनेशन चालू हो गया है, लेकिन कहीं न कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भ्रम फैला हुआ है कि वैक्सीन से जान को खतरा है, जिस पर लगातार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर प्रकाश श्रीवास्तव फील्ड में जाकर ग्रामीणों को जागरूक कर रहे हैं, प्रधानों से मिलकर वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जो 18 से 44 वाले हैं और महिलाओं के लिए लोगों में बहुत उत्साह है वैक्सीनेशन को लेकर और डेली करीब 100 से ऊपर लोग 18 से 44। मध्य प्रदेश के रीवा में दुकान के सामने खड़े होकर कुल्फी बेचने से मना करने पर कुल्फी बेचने वाले को इतना नागवार गुजरा कि कहासुनी शुरू कर दी तो दुकानदार ने गाली गलौज शुरू कर दी। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों के लोग लाठी डंडे से एक दूसरे पर हमला कर दिया और घटना में 65 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि दूसरे पक्ष से भी एक युवक घायल हुआ है। तुम्हारे पिताजी हैं? हाँ, हमारे क्या घटना घट गई बताइए घटना। अरे वो 5 लोग मिलकर मारे। पहले एक ठो अकेले यहाँ पर आया है, वहाँ मारने वालों का नाम जानते हो? हाँ, नाम साहिल है उसका, एक का और का नाम उनकर साइलेंट लोग के भाई के। अच्छा ये बताइए उन्होंने क्यों मारा है तुम्हारे पिताजी को? अरे पापा बाहर बैठे थे, दारू पिए जानते उनको ऐसे हो ही जाता है, बैठे थे गाली वाली चल रही थी। हाँ। ओ आके हमारे पापा को मार मतलब गाली गलौज के चक्कर में उन्होंने मारना शुरू कर दिया है और मारने के बाद ये कहीं एक बेर मार चुके हैं, फिर दूसरा बेर मारे, फिर तीसरा बेर, 5वां बेर में मर गए हैं। हाँ जी 5वां बेर में अंदर। एक मुबारक हैं, ये वहाँ रहते हैं घटनास्थल के पास में ही और इनके पास में ही 2 भाई रहते हैं, साहिल और शाहरुख। इनकी चिकन शॉप की दुकान है, ठेला लगाते हैं वो भी। तो इसके कारण से कुछ बात पे विवाद हुआ, ठेले वेले की बात पर से लेके लगाने को लेके। उसी बात पर से क्या हुआ कि इसने अपने नौकर से डंडा मांग के शाहरुख को साहिल ने ये मुबारक को मार दिया। एक डंडा इसको कुछ चोट लग गई थी और उसके बाद वो अपने घर पे ही लेट गया था, क्योंकि चोट कुछ ज़ाहिरा चोट ज़्यादा नहीं थी। इस कारण से घर वालों ने, परिवार के लोगों ने कोई थाने पे रिपोर्ट नहीं की, क्योंकि जानकारी नहीं दी। करीब ये घटना है 2:30 बजे के आसपास दिन की, रात के। दमदार समाचार लगातार में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स, टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और
ऐप स्टोर पर रात 9 बजे। ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB।